मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 1 साल थी जब किस्मत ने माँ की गोद की गर्मी से मुझे दूर कर दिया। तब दादी ने मुझको अपने आंचल में छिपा लिया। पापा ने बच्चों को सौतेली माँ के सौतेलेपन से बचाने की खातिर दूसरी शादी ना की और दादी के बाद मेरी बड़ी बहन ने छोटे बहन भाइयों को संभाला। फिर जब दीदी की शादी हो गई तो उनकी जगह प्रीति दीदी ने ले ली। पापा हमेशा यही कहते थे कि बेटियां जितनी जल्दी अपने घरों की हो जाए उतना ही अच्छा है। प्रीति दीदी अभी मैट्रिक में थी कि उनके लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया, लेकिन दीदी आगे पढ़ना चाहती थी, मगर उन्होंने बेटी की मर्जी की परवाह किए बगैर रिश्ता तय कर दिया। जिस दिन शादी थी उस दिन दीदी की निगाहों में नमी देखी। मैं समझी कि वो हमारी जुदाई के बारे में सोच सोच कर रो रही है। हमको शुरू दिन से ये संस्कार दिए गए थे कि लड़की के मुंह में जबान चुप रहने के लिए होती है। खास तौर पर शादी ब्याह के मामले में लड़कियों को बोलने का बिल्कुल भी हक नहीं है। प्रीति दीदी अपना यह हक मांगना चाहती थी, मगर उन्होंने बाप की इज्जत की खातिर अपनी जबान खामोश रखी और अपने जज्बात को कुर्बान कर दिया। लेकिन वो खुद पर ये जुल्म ना झेल सकी। आखिर पढ़ने की आरजू पूरी ना हो सकी तो उन्होंने ये बात दिल पर ले ली। शादी की तारीख तय हो गई। प्रीति दीदी चुप चुप रहने लगी। मैंने इस बीच उनको पूरी रात रोते देखा। प्रीति दीदी की शादी को 15 दिन रह गए थे। अभी कार्ड छपने को नहीं गए थे कि पापा का एक्सीडेंट हो गया। वो बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। ऊपर वाले का शुक्र है कि जिंदगी बच गई, लेकिन काफी दिन वो अस्पताल में रहे। इस हादसे की वजह से प्रीति दीदी की शादी रोक दी गई और शादी की तारीख आगे बढ़ा दी गई। अभी पापा पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे कि दीदी को बुखार हो गया। अब उनकी सेहत बिगड़ने लगी और हम दीदी के ठीक होने का इंतजार करने लगे। इस बीच मेरी बहन के होने वाले पति कई बार हमारे घर आए। वो देखने में बहुत अच्छे इंसान लगते थे। उनको देखकर प्रीति दीदी की किस्मत पर मैं गर्व किया करती थी। वो खूबसूरत होने के साथ साथ अच्छी पोस्ट पर भी थे। उम्मीद थी कि मामूली बुखार है, प्रीति दीदी जल्द ही ठीक हो जाएगी, मगर ऐसा ना हो सका। वो दिन ब दिन बीमार होती गई। उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। अब तो पापा को भी फिक्र होने लगी। बहुत इलाज करवाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन कोई भी बीमारी का सुराग न लगा सका। आखिर एक दिन उनको बीमारी से छुटकारा मिल ही गया और वो जिंदगी का उनका आखिरी दिन था। उनके दुल्हन बनने के अरमान दिल में ही रह गए। हमारे लिए और विक्रांत जीजू के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। उनको बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि जिन लोगों को वो अपना समझ चुके थे अब उनसे उनका रिश्ता टूट गया था। विक्रांत जीजू को हमसे इस कदर लगाव हो चुका था कि वो हमसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते थे। इसी वजह से वो दीदी के इस दुनिया से जाने के बाद भी हमारे घर आ जाते थे। उन्हें उदास देखती तो प्रार्थना करती, भगवान करे उनको उनकी खुशियां मिल जाए। सच कहते हैं कि किसी घड़ी दुआ कबूल हो जाती है। एक दिन वो अपने माँ बाप के साथ हमारे घर आए और उन लोगों ने मेरा हाथ मांग लिया। पापा ने सोचने को कुछ समय मांगा। हालांकि वो अच्छे रिश्ते को हाथ से गंवाना नहीं चाहते थे। कुछ दिन बाद वे लोग दोबारा आए। तब पापा ने कहा, मैं पहले बेटे की शादी करके बहू घर लाना चाहता हूँ, क्योंकि जब ये तुम्हारे घर चली जाएगी तो घर खाली हो जाएगा। उन्होंने शर्त मान ली और कहा, हम इंतजार करेंगे। सही है, आप बेटे की शादी पहले कर लें, हम बाद में तारीख लेने आ जाएंगे। भाई हम तीनों बहनों से छोटा था और पढ़ा लिखा था। इधर मैं विक्रांत को बहनोई की नजर से देखती थी और अब उनसे शादी के ख्याल से परेशान थी और उलझन में पड़ गई थी, और पापा के सामने बोलने की हिम्मत मुझ में भी नहीं थी। वक्त गुजरने लगा। 3 साल गुजर गए। विक्रांत के माँ बाप ने पापा से कहा कि आप बेटी की शादी कर दें, विदाई फिर कभी कर देना। इस तरह हम एक पक्के यकीन के साथ आप लोगों से जुड़े रहेंगे। पापा ने भी उनकी बात को सही जाना और मेरी विक्रांत से शादी कर दी। अब मैं उस आदमी के साथ शादी के बंधन में बन चुकी थी, जिसको मैं पहले होने वाले बहनोई की नज़र से देखा करती थी। खुद को दिमागी तौर पर तैयार करती कि विक्रांत ही अब मेरा जीवन साथी होगा। उलझनों में उलझने से क्या हासिल होगा। मेरा भाई बहुत सही साबित हुआ। पढ़ाई पूरी करने पर उसे बाहर देश में स्कॉलरशिप मिल गया था।
पापा को ख्याल आया कि विक्रांत के माँ बाप बहुत ही शरीफ लोग हैं। उन्होंने बहुत सब्र किया था। सोचा बेटा पढ़ने जा रहा है, न जाने कब वापस आए। अपनी बेटी को ज्यादा दिनों तक घर बिठाए रखना सही नहीं। अब अपनी बेटी को विदा कर देनी चाहिए। पापा ने उन लोगों को बुलाकर विदाई की तारीख दे दी और आखिरकार मैं हमेशा के लिए दुल्हन बनकर विक्रांत के घर आ गई। दिल धड़क रहा था, न जाने कैसे मेरा दिल विक्रांत को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ये रास्ता भी इनकी मोहब्बत भरे सलूक से तय हो गया और हम पति पत्नी के बंधन में बंधने के बाद एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। मेरे दिमाग में मेरी बहन की जो तस्वीर छप गई थी, उसे मैंने हकीकत की चादर से ढांप दिया और अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी। हमारे सर शहरे और दिल बहलाना सास ससुर को पसंद न आया। वो हर समय विक्रांत को कहते थे, बेटा औरत जात बेएतबार होती है, इस पर ज्यादा खुद को बहलाने की कोई जरूरत नहीं। पाँव की जूती सर पर नहीं, पाँव में ही सही रहती है। उन दिनों विक्रांत का तबादला दूसरे शहर में हो गया। वो मुझे दिलासा देकर गए कि रहने का बंदोबस्त होते ही तुमको यहाँ से ले जाऊंगा। यहाँ मेरा उनके बगैर जी नहीं लगता था, वहाँ उनका मेरे बगैर दिल नहीं लगता था। वो कुछ दिनों बाद रहने का इंतजाम करके लौट आए। सास ससुर के मना करने के बावजूद वो मुझे अपने साथ लेकर चले गए। यहाँ आकर हमारे दिन रात खुशहाली से गुजरने लगे। खुशियों की ऐसी बरसात मेरी जिंदगी में कभी ना आई थी। वो साल जैसे हमने स्वर्ग में गुजारा हो। इस बीच हम सास ससुर के पास भी जाते रहे। मैं हर बार उनको कहती, आप भी हमारे साथ आकर रहें, मगर वो नहीं आते थे। जब ससुराल जाती सास कहती, शादी को इतने साल हो गए, औलाद नहीं हो रही। भगवान जाने हमने क्यों उस घर से दोबारा रिश्ता लिया है। एक मर गई और दूसरी बांझ निकली। खानदान का नाम लेने वाला न जाने कोई पैदा होगा या नहीं। वो अब दिन रात मेरे पति को भड़काने लगी कि साल 2 साल और देख लो, बच्चा ना हुआ तो इसे तलाक करा के तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। मेरे पति अपनी माँ की इस धमकी को दिल पर ना लेते। कहते कि माँ औलाद भगवान की देन है, आखिर कभी तो भगवान आपकी और हमारी प्रार्थना सुनेगा, मायूस मत होइएगा। मैं डरती थी कहीं विक्रांत अपनी माँ की बातों में आकर मुझे तलाक और दूसरी शादी ना कर ले। मैं जब अपने मायके जाती इलाज भी करवाती, लेकिन ये ऊपर वाले की मर्जी थी कि मेरी गोद हरी ना हो सकी। एक दिन विक्रांत ने कहा, अब मैं अपने माँ बाप के घर मिलने भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो लोग मुझे दूसरी शादी करने पर मजबूर करते हैं और जब मना करता हूं तो नाराज हो जाते हैं। ये सुनकर मैं रोने लगी। कहा, कहीं अपने माँ बाप के दबाव में आकर मुझे छोड़ तो ना दोगे ना। बोले, कैसी बातें करती हो, ऐसा तो कभी सोचना भी नहीं कि मैं तुमको छोड़ सकता हूँ। अपनी जिंदगी को भी कोई छोड़ता है? दिल की धड़कनें क्या दिल से जुदा हो सकती है? तुम आइंदा ये बात कभी अपने दिमाग में भी मत लाना। मैं तुम्हारे सिवा किसी और के साथ जिंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर औलाद की खातिर दूसरी शादी करनी होती तो तुम्हारे साथ 7 साल कैसे गुजारता, पहले ही ना शादी कर लेता। लेकिन फिर विक्रांत की तसल्ली से मेरे दिल को थोड़ा सुकून हो गया। ऊपर वाले का शुक्र करती कि मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता है और अब मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी माँ तो मेरे बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, लेकिन मैं समझती थी कि सास भी माँ ही होती है। इनसे माँ का प्यार मिलेगा और मैं उनको बेटी जैसा प्यार दूंगी। लेकिन ये ख्वाब तो ख्वाब ही रहा। जब मेरा भाई घर वापस लौटा तो पापा ने फोन किया कि मैं तुम्हारे भाई की शादी की तारीख रख रहा हूँ, तुम आ जाओ, क्योंकि फिर शादी की तैयारियां करेंगे। मैंने पापा की सारी बातें विक्रांत को बता दी। उन्होंने कहा, हाँ तुम जरूर जाओ, तुम्हारा जाना चाहिए। जब कहोगी मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। इन्हीं दिनों बहुत सालों बाद सास ससुर हमारे घर आए। वो पहली बार आए थे। मैं बहुत खुश हो गई, दिल से उनकी खातिरदारी में लग गई। मगर सास मेरे भाई की शादी से खुश नहीं थी। कहने लगी कि हम तो इंतजार कर रहे थे कि तुम्हारे भाई का रिश्ता हमारे रिश्तेदार बलवीर के घर आएगा, जबकि तुम्हारे सामने उन्होंने जिक्र भी किया था। लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट गया। मेरे पति को भी उनके पापा ने खूब सुनाई। क्या तुम्हें नहीं पता था? अब तुम जिस पत्नी को लिए बैठे हो, इसे इसके मायके पहुंचा दो। जिस घर में हमारे रिश्तेदार की बेटी नहीं जा सकती, उस घर की बेटी भी हमारे घर नहीं रह सकती। मैंने विक्रांत से कहा,
आपके और मेरे बीच तो ऐसी कोई बात नहीं थी। आप ही बता देते तो मैं पापा से बात कर लेती, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। वो बोले, छोड़ो, अब इस बारे में बातें करना मैं क्यों तुमसे कहता। उन लोगों की बातें सुनकर मैं परेशान हो गई। भाई की शादी की खुशी जैसे खाक में मिल गई। मुझे दुखी देखकर विक्रांत बोले, तैयारी करो ताकि तुमको तुम्हारे घर छोड़ाऊं। उनका फोन मेरे पास भी आया था। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा, आपके मम्मी पापा आए हुए हैं और वो हमारे घर पहली बार आए हैं। उनको छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। उनकी खातिरदारी कौन करेगा। जब मेरे ससुर ने सुना तो बोले, नहीं तुम जाओ, कोई बात नहीं, ये खुशी का मौका है। हम कोई गैर नहीं, मेहमान नहीं, अपने घर में आए हैं। बेटे से कहा, जाकर बहू को उसके मायके छोड़ाओ। उन्होंने कुछ इस अंदाज में बात की कि मुझे लगा कि वो दिल से कह रहे हैं और मोहब्बत से कह रहे हैं। फिर भी विक्रांत से कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उनको छोड़कर चली जाऊं। बोले, अरे भाई, वो दिल से अनुमति दे रहे हैं, उनको एहसास है तुम्हारा। और इस तरह मैं मायके आ गई। जब शादी के कार्ड छप गए और फिर पापा ने कहा, बेटी अब तुम खुद जाकर सास ससुर को कार्ड दो ताकि उनको इज्जत महसूस हो। जब मैं कार्ड देने गई तो अजीब मंजर था। वहां बहुत सी औरतें आई हुई थी। वो आपस में बातें कर रही थी कि लड़की अनपढ़ है तो क्या हुआ, अच्छे घर से है, खुश रहेगी। मैं समझी बलवीर के बेटे की रिश्ते की बात हो रही है। मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा, मगर विक्रांत का अंदाज बदला हुआ था। मेरी तरफ देखते हुए आंखें जैसे उनका साथ नहीं दे रही थी। मैंने कहा, मुझे बाजार ले चलो, कुछ खरीद कर लाना है। जवाब दिया कि अपने देवर को साथ ले जाओ, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। जो खरीदना है खरीद लेना और फिर वही तुम्हें तुम्हारे मायके पहुंचा देगा। मैं बाद में आ जाऊंगा। भाई की शादी से 4 दिन पहले विक्रांत आए। बोले, मेरे दोस्त की शादी है, उसे सोने के सेट की जरूरत है, हफ्ते बाद वापस कर देगा। तुम्हारे पास तो 3-4 सेट है, तुम कोई और पहन लेना। मैंने सेट दे दिया क्योंकि मुझे विक्रांत पर कोई शक न था। जब विक्रांत चले गए, न जाने क्यों बार बार मैं परेशान हो जाती थी, जैसे मेरी कोई कीमती चीज खो गई हो। सोचा वो सेट ले गए हैं, शायद इसी वजह से मेरा दिमाग उलझा हुआ है। विक्रांत पर अंधविश्वास करती थी, इसीलिए मेरे दिमाग में कोई दूसरी बात न आ रही थी। भाई की शादी में मग्न हो गई। अगले रोज पापा को किसी ने बताया कि तुम्हारे दामाद ने दूसरी शादी कर ली है। वो बोले, तुम क्या बक रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब उस शख्स ने कसम खाई तो पापा परेशान हो गए। तो उन्होंने सोचा, मेरे घर में पहली बार खुशियों की बारात आई है और इकलौते बेटे की शादी है। विक्रांत के घर जाकर पूछूंगा तो रंग में भंग पड़ जाएगी। बेहतर है शादी हो जाए, फिर विक्रांत से पूछूंगा। मुझसे भी ये बात छुपाई गई। मैं तो खुश हुई फिर रही थी, कहीं मुरझा ना जाऊं। फिर अगले दिन रस्म होने लगी। रस्मों में जेठानी और मेरे जेठ भी आए हुए थे। बोले, विक्रांत की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो नहीं आया। अगले दिन विक्रांत और उनके मम्मी पापा आए। मैंने उनसे पूछा, तुम बारात वाले दिन क्यों नहीं आए। विक्रांत ने कहा, मेरी तबीयत खराब हो रही थी। खैर छोड़ो, मैं हफ्ते बाद आकर तुम्हें ले जाऊंगा। मैंने हफ्ते भर इंतजार किया, वो ना आए। तो मैंने अपने पापा से कहा कि आप मुझे मेरे घर छोड़ाएं। पापा ने जवाब दिया, सब्र करो, वो घर आकर तुमको खुद ले जाएगा। जब बहुत जिद की तो भाई ने कहा, नादान लड़की, सुनो, तुम्हारे पति ने दूसरी शादी कर ली है। अपने कानों पर यकीन ना आया। मैंने घर वालों से छुपकर अपने पति को फोन किया। उनको बताया, भाई ने मुझे ये बात बताई है, लेकिन मुझे यकीन ना आया। आप बताएं, इस बात के कोई सर पैर हैं या नहीं। हाँ, ये बात सही है, मम्मी पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी है, मगर मैं इसे थोड़े दिनों बाद तलाक दे दूंगा। तुम किसी बात को दिल पर ना लो, जल्द ही आकर तुम्हें ले जाऊंगा। पापा ने पूछा, बेटी तुम क्या चाहती हो, सौतन कबूल है या फिर तलाक लेना चाहती हो। मैंने जवाब दिया, ना ही मुझे सौतन कबूल है और ना ही मैं तलाक लेना चाहती हूँ। इन हालात में घर जब वापस जाऊंगी, अगर विक्रांत दूसरी पत्नी को सास ससुर के पास रखे और मुझे अपने पास रखे, तो उन्होंने मेरी ये शर्त मान ली। नई पत्नी को अपने माँ बाप के पास छोड़कर मुझे साथ ले गए
कुछ दिन साथ रहे, फिर अपने माँ बाप के घर गए तो वहां से 4 दिन बाद लौटे। कुछ दिनों बाद दोबारा उसी शहर में तबादला करवा लिया जहां उनका घर था। अब वो मेरे पास कभी कभी ही आते थे। इधर घर में मैं अकेली दिन रात गुजारती। अब विक्रांत अकेले मेरे बिना रह रहे थे। ये एहसास मेरी नींदें हराम कर देता था। मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई, मैं अपने मायके चली गई। विक्रांत बोले, कुछ दिन बाद आकर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। वो फिर मुझे लेने ना आया। मैं इंतजार करती रही, यहां तक कि 1 साल बीत गया। वो एक बेटे के बाप बन गए, उनकी फैमिली पूरी हो गई और वो उसी खुशी में मुझे भूल गए। उन्होंने तलाक के कागजात मेरे घर पहुंचा दिए। इस तरह हमारी तलाक हो गई। वो तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। जिंदगी तो उन्होंने मेरी तबाह की थी। मैं तो जिंदा मुर्दा बन चुकी थी। ऐसा लगता था कि बस सांसें चल रही हैं, लेकिन मैं उनको नहीं बुला पा रही थी। अपने घर में मैं अकेली रहती हूँ। भाई और भाभी दूसरे शहर में रहते हैं। बड़ी बहन अपने घर में बहुत खुश है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।